हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होगे। क्यों कर रहे हो ना? तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पीवाईक्यू सेशन, जो कि हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर काफी आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे इसमें आपको टर्म्स मिले हैं, बहुत सारे डायग्राम्स है और बहुत सारे डिविजन्स आपको समझने हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें आपको कैसे कैसे पीवाईक्यूज आने वाले हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज है, कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, होता है 1 मार्क्स का। देखो बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मोस्टली ज्यादातर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चंस है, जो कि रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से। तो मैं अभी जो भी सेशन करा रही हूँ, सारा वही है। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतना ही क्वेश्चन के अंदर ही कुछ आएगा। क्लियर? चलो तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। Which of the following is the primary reproductive organ of human male? Human male का primary reproductive organ कौन सा होता है, बताएंगे? Human male का primary reproductive organ will be testis. The primary reproductive organ of human male is testis. Next आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो, On which day of menstrual cycle ovulation occur? कौन से डे में of menstrual cycle ovulation होता है? तो एक पॉइंट हमें याद रखना है menstrual cycle के बारे में। menstrual cycle याद है सभी को? menstrual cycle स्टार्ट होता है 1 से, डे 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग 1 से लिखते हैं, और खत्म होता है अराउंड 28 प्लस माइनस 2 डेज, ऐसा लिखते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 से लेकर 5th डे तक, 1 से 5th डे के अंदर जो है, दिस इज कॉल्ड एज मेंस फेज। यहां से यहां तक जो 14th डे है, 14th डे वाला जो एरिया, इस एरिया में ये वाला फेज जो होता है, ये होता है फॉलिक्यूलर फेज। एंड 14th डे इज ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे जो है, ये है ओव्यूलेटरी फेज। अब ये ओव्यूलेशन, इसी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम का रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे में ओव्यूलेशन होता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन बनाते हैं, एस्टिमेशन क्या है, यहाँ पे एवरेज निकाला 14 डे, बट अगर एस्टिमेशन पूछा जाए तो कितने हो गए यहाँ पर? 12 टू 16th डे। 12 टू 16 डे हमारा एस्टिमेशन है कि 12 से लेकर 16 डे के बीच में कभी भी ओवम रिलीज हो सकता है। बिकॉज ओवम का रिलीज जो है, तो हम लोग पर्टिकुलरली देख नहीं सकते ना, समझ नहीं आता। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सबका अपना अपना अलग होता है। तो यहाँ पर एवरेज जो है, दैट इज 12 टू 16 डे। ओव्यूलेशन कब होता है? 12 टू 16th डे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सब जानते हैं? नहीं जानते, तो फिर हम लोग बनाते हैं। क्या है? ये है बच्चे जर्म सेल। टेस्टिस के अंदर जर्म सेल जो है, ये डिवाइड, ये ग्रो करता है और बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये फिर और ग्रो करेगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? फर्स्ट मियोसिस करेगा, मियोसिस 1, और क्या बनेगा? ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करते हैं? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? ये सेकेंड मियोसिस करेंगे और बना देंगे हमारे पास स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पर फिर बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। इनसे भी 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, इनसे भी 2 स्पर्मेटिड। ये देख लो, यहाँ पर जगह नहीं है बच्चे, यहीं पे बता दे रही हूँ कि 2 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पर कंडीशन कैसा? 2n। यहाँ पर भी 2n, लेकिन मियोसिस 1 हुआ तो क्या हो गया? n कंडीशन हो गया। यस, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मियोसिस का मतलब है रिडक्शन ऑफ डिवीजन। मियोसिस 1 ही रिडक्शन ऑफ डिवीजन में आता है, तो यहीं पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अब क्रोमोसोम का नंबर हाफ कितना होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन में कितना है?
2n का मतलब क्या 46, तो यहाँ पर n का मतलब क्या 23। क्लियर? तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको 23? यस दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज हाउ मच लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। टेस्टिस का कितना कम टेम्परेचर चाहिए, स्क्रॉटम में कितना कम टेम्परेचर होता है, बिकॉज आपको पता है कि टेस्टिस जो है इतने टेम्परेचर में तो नहीं बना पाएगा स्पर्म। तो स्पर्म बनाने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है। कितना? अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, वही लाइन को देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। एक्रोसोम इनमें से किसका मॉडिफिकेशन है? देखो बच्चे एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट है, याद करेंगे हम लोगों ने ह्यूमन स्पर्म पढ़ा है। दिस इज ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में कहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है? ये है हमारा ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का हेड, नेक, मिडिल पीस और इसी से आता है यहाँ पर टेल। तो ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म जो है यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस और यहाँ पर प्रेजेंट है एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम जो है ये किस चीज का मिलकर बना है? एक्रोसोम एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी एपैरेटस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो लाइसोसोम में भी वही होता है, तो लाइसोसोम ऑप्शन होगा। नहीं बच्चे, लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी एपैरेटस से। तो यहाँ पर गोल्जी एपैरेटस में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकते हैं। तो एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी oocyte। अभी हम लोग सॉरी स्पर्मेटोसाइट, अभी जस्ट हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डायग्राम कि एक स्पर्मेटोगोनिया बना था, स्पर्मेटोगोनिया बना था। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने, एक ही प्राइमरी oocyte बना, सॉरी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट बना था और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी oocyte नहीं है, oocyte नहीं, स्पर्मेटोसाइट। oocyte पढ़ा के oocyte हो गया है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बने थे? इससे बने थे और दो मतलब चार स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या करेंगे, आगे जाकर डेवलप करेंगे और स्पर्म बनाएंगे। यस, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, है ना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? ये सबके सब स्पर्म्स है, तो कितने बने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंट्रम इज प्रेजेंट। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में एंट्रम प्रेजेंट होता है? देखो बच्चा, एंट्रम क्या होता है? एंट्रम जो है एक फ्लूइड फिल्ड एरिया है, एक लिक्विड भरा हुआ एक एरिया है जो कि प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ऑप्शन दिया है, ग्राफियन फॉलिकल अगर देखो तो उसे प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर एक लेयर है जोना पेल्यूसिडा, उसके ऊपर में कोरोना रेडियाटा सेल्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स आते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स आते हैं, लेकिन एक फ्लूइड फिल्ड एरिया भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स भरे हैं और एक क्रीसेंट मून जैसा आपको फ्लूइड फिल्ड एरिया दिखाई देगा। दिस इज फ्लूइड फिल्ड एरिया, लिक्विड भरा हुआ एरिया है। ये लिक्विड भरे हुए एरिया का ही नाम क्या है बच्चे? एंट्रम। इसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम। ये है एंट्रम। अब इसमें ये आपको ग्राफिन फॉलिकल में दिख रहा है, ग्राफिन फॉलिकल होती है ओवरी में, तो क्या टिक करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है ग्राफिन फॉलिकल। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट ऑफ ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आप जानते हो स्पर्म में कितना, n नंबर,
ओवम में कितना, n नंबर, मिलकर क्या बना, 2n कंडीशन। यस, स्पर्म, स्पर्म में कितना है, n है, ओवम में कितना है, n नंबर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया बच्चा, दोनों मिलकर बनाया जाइगोट। जाइगोट कितने हो गए, 2n कंडीशन। तो हमारा 2n कंडीशन कितना होता है, 2n कंडीशन कितना है, 42, 46, 46 होता है 2n कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर 2n कंडीशन क्या है, 46। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। The number of secondary spermatocytes required to produce 400 sperms। बोल रहा है कि secondary spermatocyte कितने होने चाहिए कि 400 sperm बन जाए। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, मैं लिख रही हूँ, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, 2 स्पर्म, हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पर 400 में कितना, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 200। तो कितने होने चाहिए, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे तो कितने, 400 स्पर्म या 400 स्पर्म्स बनेंगे। सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कौन सी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, देखो बच्चा फर्टिलाइजेशन होता है फलोपियन ट्यूब में। अगर आपको याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है ये फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का भी अलग अलग रीजन है, क्या रीजन है फलोपियन ट्यूब का, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस। बहुत ही ज्यादा खराब है, थोड़ा साफ करते हैं, इस्थमस, है ना, ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। और ये जो फुला हुआ एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, जो नीचे की तरफ है, इनफंडिबुलम। ठीक है, LUM होगा, इनफंडिबुलम। तो आप मुझे बताओ कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन का एरिया दिख रहा है क्या, कहां दिख रहा है फर्टिलाइजेशन का एरिया, ये इस्थमस जंक्शन हो गया, सॉरी एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन, यहाँ पर ओवम आएगा, यहाँ से यहाँ आकर ये यहाँ पर वेट करेगा, मतलब इस्थमस और एम्पुला के बीच में, इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन में। एनसीईआरटी ने सिर्फ एम्पुला लिखा, तो अगर एम्पुला होगा सिर्फ ऑप्शन में वो टिक करेंगे, बट अगर आपको एम्पुला इस्थमिक जंक्शन लिखा मिले, सो इट इज अ करेक्ट, सबसे करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, एम्पुला सही है, एनसीईआरटी लिख रहा है सही है, बट द करेक्ट आंसर वुड बी एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन। ठीक है बच्चा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। The structure which provide vascular connection between fetus and uterus is called। मदर के यूट्रस और फीटस के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, तो इनका कनेक्शन किससे होता है, आप सभी जानते हो इसको, प्लेसेंटा से, है ना। मदर का जो यूट्रस है उसमें क्या है, प्लेसेंटा बनता है, जो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है, और यहाँ पर बनता है एम्ब्रियो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज फाउंड इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रम का मतलब होता है बेसिकली फर्स्ट मिल्क। फर्स्ट मिल्क, ये फर्स्ट मिल्क है जो मदर से प्रोड्यूस हो रहा है फॉर द बेबीज नरिशमेंट। तो अब बेबी के नरिशमेंट के लिए जो फर्स्ट मिल्क होता है ये हल्का येलोइश कलर का होता है, हाईली न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, कौन कौन सा, विटामिन ए, ई एंड के। और कौन सी एंटीबॉडी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लेसेंटा IgG पास करती है, तो कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रम में IgA antibody pass through mother's milk to the baby। clear, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? तो अगर आपने एलएस ऑफ टेस्टिस कंप्लीट कर लिया, विच इज वेरी गुड, एलएस ऑफ टेस्टिस अगर हम लोग देखते हैं तो टेस्टिस के पास क्या होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स का मतलब रूम या रूम लाइक एरियाज। कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने देखा था बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, इन्हीं ट्यूब्स के अंदर तो स्पर्म बनता है। ये ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब लेकिन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं इनके पास क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के पास एक एरिया है। बेसिकली ये एरिया जो होते हैं, ये एरिया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के पास जो यहाँ पे खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रेजेंट है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, some special type of cells। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये एरिया का नाम क्या है। What does this area called as? ये एरिया का नाम क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे आप लोग कि इस एरिया का नाम क्या है। ये जो खाली स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उस एरिया का नाम क्या है? मैं आपको बता रही हूँ कि इस एरिया में जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं लेडिग सेल्स, या फिर इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। लेडिक सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में। लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। ठीक है, क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स? टेस्टोस्टेरोन बनाता है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, मेल हार्मोन रिलीज करता है। आप कह सकते हैं एंड्रोजन। ठीक है, अभी तो आपको एंड्रोजन की बात करनी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन पुराना हो चुका है, ये एंड्रोजन कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? पहले तो बात आती है कॉर्पस ल्यूटियम है क्या। अगर किसी को याद ना हो तो आप एनसीईआरटी बुक का ओवरी का डायग्राम निकालेंगे और वहां पर आप देखेंगे इसमें क्या है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ऐसे बहुत सारे आपको फॉलिकल 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 दिखाई देंगे और दिखेगा हमें ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यही ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है, मतलब फटता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है या फटता है तो ये क्या होता है, इसके सारे जो अंदर के सेल्स है वो अंदर ही रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ पाता है और बाकी सारी चीजें अंदर ही रह जाती है। ये अंदर में जो भी चीजें रह गई है ये क्या होती है, ये जो है ये आगे डेवलप करके क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये बना है कॉर्पस ल्यूटियम, और यही कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम यही क्या करता है बच्चे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? इट सिक्रीट्स हाई अमाउंट ऑफ ये निकालता है पेरी। ये मैंने आपको रटवाया था क्लास में, याद है, पेरी हॉर्मोन्स निकालता। अब ये पेरी में क्या है, ये है प्रोजेस्टेरॉन। मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ये है पेरी। ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट करता है बच्चे पेरी। पेरी क्या है, तो पेरी में आता है P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E फॉर ईस्ट्रोजन, R फॉर रिलैक्सिन, and I फॉर इनहिबिन। ये इतने सारे हार्मोन्स, ये 4 हार्मोन्स सिक्रीट करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन में आपको इनमें से सब में से क्या दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बड़े बड़े सेल जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जाकर स्पर्म अपना हेड डालता है और वहां पर नरिशमेंट लेता है, मतलब इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू, कुछ नहीं, द गैप बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रफली, गैप बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, इज रफली 30 डेज, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखा है 28 प्लस माइनस 2 डेज, तो अगर यहाँ पे 2 दिन प्लस कर दिए तो 30 होगा, 2 दिन घटा दिए 26 होगा, तो यहाँ पे सबसे नजदीक कौन सा दिख रहा है आपको रेंज, 30 डेज, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, ताकि हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ डायग्राम के साथ नोट्स बनाते जाए, क्वेश्चन भी लिख लो, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाए बच्चे, ठीक है। ये आपके पास तो लिखा हुआ नोट्स बहुत होगा, लेकिन क्वेश्चन और आंसर वाला नोट्स बड़ा कम होगा, तो रेडी रहते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। With the help of diagram, describe the structure of sperm. ये 1 मार्क्स का है, डिस्क्राइब भी करना है। चलो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, डिस्क्राइब आप करोगे। चलो देखते हैं हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर देखेंगे तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है। स्पर्म के पास है हेड, इसका एक छोटा सा नेक लाइक एरिया होता है, और इसी से होता है निकला हुआ मिडिल पीस। मिडिल पीस जो है ये आगे बढ़कर क्या बनाता है, ऐसे एक टेल लाइक एरिया बनाता है, ये है टेल, ये स्पर्म का हो गया टेल, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो अंदर में है, सबसे बाहर में ये क्या है, दिस इज एक्रोसोम। उसके बाद आता है इसके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। उसके बाद फिर क्या है, इनके पास है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से ही निकलता है कुछ इस तरह का लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। और इसके बाद इसमें पाया जाता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। बहुत ही सुंदर डायग्राम बना रही हूँ बच्चे, एकदम ध्यान से समझेंगे और ध्यान से याद भी कर लेंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर लास्ट में एन्यूलस होता है, इसको हम कहते हैं रिंग सेंट्रियोल या एन्यूलस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पर्म का डायग्राम होता है। तो क्या क्या है, लेबलिंग फटाफट अच्छे से सुंदर लेबलिंग करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसका रीजन्स लिखना है। पहला हेड, हेड है, नेक, मिडिल पीस और दिस इज टेल, ठीक है। रीजन्स लिख लिए। अब इधर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। ये क्या बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आप लिख दो क्रोमोसोम्स और डीएनए। क्रोमोसोम नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, डीएनए, या क्रोमैटिन भी लिख सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल। देखो बच्चा, ऐसा वाला मैं करती हूँ, तुम लोग नहीं करना। तुम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर लिखना है, ठीक। क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टकट मारती हूँ ना, मैम हूँ तो थोड़ा तो शॉर्टकट मार सकती हूँ। फिर आते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं, अराउंड 30 to 35, 30 to 35 स्पाइरल, स्पाइरली अरेंज होते हैं, 30-35 स्पाइरल्स दिखाई देंगे। फिर इससे निकलता हुआ क्या है, तो ये है एन्यूलस, एन्यूलस, या आप कह सकते हो रिंग सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। एंड लास्ट आता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है बच्चा। देख लिया, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म है। कोई दिक्कत, इसका डिस्क्राइब कैसे करोगे, तो आप हेड लिखोगे, हेड में क्या क्या है वो लिखोगे। नेक है, नेक में क्या है,
मिडिल पीस में क्या है, टेल में क्या है, ये सब लिखोगे। 1 मार्क्स में तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, ले लिया कि नहीं लिया? चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चीफ लेयर ऑफ ह्यूमन, नेम द चीफ लेयर ऑफ ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम बनाना है बच्चे। ह्यूमन ओवम कैसे बनाओगे? ह्यूमन का जो ओवम स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये जो है ये एक्चुअल में ओवम तो होता नहीं, सेकेंडरी oocyte होती है जिसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ओवम तो है जो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी oocyte। चलो सेकेंडरी oocyte में समझ लो कि स्पर्म आ चुका है, ये बना मेरा सेकेंड, अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ए सेल्यूलर लेयर होता है, ए सेल्यूलर लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर बहुत सारे सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बच्चे, कोरोना रेडियाटा सेल्स। इनको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा सेल्स। बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं ऊपर ऊपर भी करके बना दे रही हूँ। ये खूबसूरत सा डायग्राम हमारा हो गया ओवम का। ठीक है, वाह बहुत सुंदर दिख रहा है, सच बात है। देखते, ये है कोरोना रेडियाटा सेल्स, कोरोना रेडियाटा सेल्स है यहाँ पर। इसके बाद ये लेयर है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा ये कैसा है, ए सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर लेयर है। और उसके बाद आता है दिस इज, आप लिखो सेकेंडरी oocyte, आपका मन है आप लिखो ओवम, क्योंकि अगर ओवम बनेगा तो छोटू सा यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेकेंड पोलर बॉडी भी होगा जो आगे जाके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एरिया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री वाइटलाइन स्पेस, ये है प्री वाइटलाइन स्पेस जो जोना पेल्यूसिडा और ओवम के बीच में होता है। ठीक है, तो ये चीफ लेयर्स हम समझ गए। और क्या है, बाहरी लेयर तुम बनाए ही नहीं है। बाहरी लेयर क्या होते हैं, बाहरी लेयर का मतलब है बच्चे कि यहाँ पर जो हल्का फुल्का ऐसा सा लेयर आता है, लेयर नहीं है बेसिकली, ये जो है यहाँ पर छोटे मोटे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिसल ऑफ टीयर्स या ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। ब्रिसल ऑफ टीयर्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। जब ओवम फट के निकलता है तो ये एंट्रम का जो लिक्विड होता है इसी को कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर देती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिसल ऑफ टीयर्स या फिर कहा जाता है ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं या फिर ब्रिसल ऑफ टीयर्स कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चीफ लेयर्स ऑफ ह्यूमन ओवम। और नाम भी लिख दीजिएगा आप, नेम भी लिख देंगे हम लोग, क्या क्या है नाम में, यहाँ पे नेम नहीं लिखना, अब चीफ लेयर्स लिख देना। क्या क्या लेयर है मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये लेयर है, ये लिख लेना है। क्या क्या लेयर्स है, सबसे पहला लेयर है हमारे यहाँ पे ब्रिसल ऑफ टीयर या ग्राउंड सब्सटेंस, कोरोना रेडिएटा सेल्स एंड जोना पेल्यूसिडा, और फिर ओवम का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर? तो ये लेयर्स हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लासेंटा का टाइप क्या है? ह्यूमन प्लासेंटा जो है बच्चे इसको कहते हैं हीमोकोरियल, हीमोकोरियल प्लासेंटा। हीमोकोरियल प्लासेंटा नाम है क्योंकि ये आधा यूट्रस के मतलब एंडोमेम्ब्रेन से, सॉरी एंडोमेट्रियम ऑफ मदर और ऐसे ही कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस से मिलकर बनता है। ये ऐसा दिखाई देता है। ये बीच का जो एरिया, ये आप समझो ये ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, मदर का ब्लड वेसल्स, और ये जो है ब्लड वेसल्स ऑफ, यहाँ पे कैसे कोरियोनिक विलाई है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स ऑफ यूट्रस, सॉरी फीटस होगा। ये ऐसे ऐसे बनता है, इट्स कॉल्ड एज हीमोकोरियल प्लासेंटा। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना, मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं, राइट द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। काफी आसान है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मेल गैमेटोजेनेसिस
जेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेल गैमेटोजेनेसिस क्या है? मेल गैमेट क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस। जेनेसिस। ओहो, स्पर्मैटोजेनेसिस। ये हटाना पड़ेगा। स्पर्मैटोजेनेसिस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज फीमेल। ओहो, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग oogenesis। ओवम बनना, oogenesis। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट द टर्म इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, जेस्टेशन और इम्प्लांटेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या? सबसे पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा बच्चे? गैमेट बनेगा। यस। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप आता है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट, मेल से फीमेल के बॉडी में गैमेट का ट्रांसफर करना। कैसे करते हैं बताओ तो? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कॉइटस या कॉप्युलेशन या मेटिंग। ठीक है, तो मेल से फीमेल के बॉडी में गैमेट ट्रांसफर करने को कहते हैं कॉइटस। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, मतलब सिक्रीशन ऑफ सीमेन इन द वजाइना ऑफ फीमेल। इसके बाद सीमेन चला गया, उससे स्पर्म निकल गया। स्पर्म निकल के क्या करेगा? वो जाएगा फीमेल के एग में फर्टिलाइजेशन करने। तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम से अब क्या बन गया? वो जाइगोट बन गया। जाइगोट करेगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन के बाद होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब वो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी। और फिर जेस्टेशन के बाद क्या होता है? जेस्टेशन के बाद होता है पैचुरेशन। पैचुरेशन मतलब कि बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला शायद मॉडल सेट में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना? बनाया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, What is the total number of chromosome in fertilized egg of human? Human egg में अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में होंगे कंफ्यूज। हो गए? बोल रहा है क्या क्वेश्चन? बोल दोगे कि मैम एग में पूछ रहा है कितना क्रोमोसोम है, तो 23 होता है ना? गधे, क्या कह रहा है? फर्टिलाइजेशन बोल रहा है। फर्टिलाइज्ड हो चुका है वो एग। अगर एग फर्टिलाइज हो चुका है ह्यूमन का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट। तो जाइगोट में कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या? फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है जाइगोट। ब्रैकेट में डालकर जरूर लिखेंगे जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या? जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन है? ओ बोल दिया इसलिए आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। पूछा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हाउ डज इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। कह रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या है बच्चे फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ किसका किसका? द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल्स या स्पर्म एंड फीमेल या मतलब ओवम गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हटूंगी, दूंगी आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका, टेंशन ना ले। क्या क्या स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन में? 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में। एनकाउंटर ऑफ गैमेट्स हम कहते हैं इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन और ओवम एक्टिवेशन, और लास्ट है
एम्फेमिक्सिस, एस होगा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ, एम्फेमिक्सिस। एम्फेमिक्सिस का मतलब यही फ्यूजन, एम्फेमिक्सिस का मतलब ही होता है फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वाले आंसर का खत्म। तो क्या बच्चा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें कि डायग्राम भी बनता है, तो बनाना चाहिए कि नहीं, डायग्राम बनाना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स। अगर डायग्राम ही नहीं बनाओगे तो कैसे मजा आएगा, कैसे लगेगा कि हाँ कुछ तो मिला है, कुछ तो अच्छा लगा, कुछ तो देखे। चलो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ आपके लिए। डायग्राम हम लोग क्या बनाने वाले, तो डायग्राम में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कि ये था हमारा जाइगोट, ये था हमारा जाइगोट। क्या दिख रहा कि नहीं? हाँ दिख रहा है, चलो बढ़िया। जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बन गए, तो पहले तो मेल फीमेल को फ्यूज कराते, स्पर्म n नंबर का है, फ्यूजेस विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट 2n नंबर की होती है, दिस इज ओवम, n नंबर का है, दिस इज स्पर्म जो कि n नंबर का है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी या फिर क्या कहते हैं बताओ, फर्टिलाइजेशन, एम्फीमिक्सिस। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट में होते हैं क्लीवेज, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट इज फॉलोड बाय क्लीवेज एंड माइटोसिस, क्लीवेज किया और माइटोसिस किया। क्लीवेज और माइटोसिस करके ये बहुत सारे स्टेप में होता है, करके ये क्या बन जाता है बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला भी कहते हैं, ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला में क्या होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे सेल्स जो कि एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, दिस इकट्ठा वाला जगह इज कॉल्ड एज इनर सेल मास, है ना। और बाहर का लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, और इनके ऊपर क्या होता है, अभी भी कवरिंग होती थी, यहाँ पे कवरिंग होती थी, लेकिन क्या अब यहाँ पे कवरिंग है, नहीं, कवरिंग फट चुकी है, बर्स्ट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में कैसे इम्प्लांटेशन हुआ, ये अगर फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, ये फीमेल यूट्रस बना लिया हमने, ये हमारा फलोपियन ट्यूब। आप यहाँ पे समझो, सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला हुआ है जाइगोट बना, सबसे पहले क्या हुआ है, जाइगोट बना है। जाइगोट के ऊपर कोई कवरिंग है, यस ऑफ कोर्स कवरिंग है। ये कवरिंग के अंदर ही जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और फिर कवरिंग फट गई। ये देखेंगे कितना हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना, और 8 से 16, बहुत सारे सेल्स बना दिया मैंने, गोल गोल कर लो। और ये फट कर क्या हुआ, क्या बना, यहाँ बाहर निकला हमारा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, इनर सेल मास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये है हमारा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जो कि अब ब्लास्टोसिस भी कहते हैं, जो कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, डेसिडुएशन, इम्प्लांटेशन हुआ, चिपका, फिर वो अंदर घुस जाता है, डेसिडुएशन, वो भी दिखा दूं क्या, चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं कुछ। ये जैसे पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला गया, हमारा जो यहाँ पर सेल था, इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा हमारा एंडोमेट्रियम, और ये जो है इसी को, इस प्रोसेस को कहते हैं डेसिडुएशन। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डेसिडुएशन। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया सभी को। तो इम्प्लांटेशन भी दिखा दिया, आप पूछ रहे हैं इम्प्लांटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे प्रोसेस मैंने लिखा है, बोल रहे हैं कि इट अकर्स व्हेन, जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, वो एम्बेड होता है, चिपकता है, कहाँ से, हमारे यूटेराइन लेयर मतलब एंडोमेट्रियम से,
उसके बाद क्या होता है, जो आउटर लेयर है ब्लास्टुला का उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि वो एंडोमेट्रियम को बरो करे, गड्ढा करे और अंदर जाए। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे दिस अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या अलाउ कर रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलाउ करता है, न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है, और फिर आगे जाकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है विच सस्टेन द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम बनाना जरूरी बिल्कुल है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है, वेल लेबल्ड बनाना है। वेल लेबल्ड बोल दिया तब तो बहुत अच्छा बनाना है, समझ गए? तो वेल लेबल्ड डायग्राम में क्या बनाएंगे, यूट्रस बनाएंगे हम लोग। यूट्रस कैसा शेप का स्ट्रक्चर है, यूट्रस इज अ पियर शेप स्ट्रक्चर, पियर शेप का स्ट्रक्चर है। फिर आता है वजाइना, सभी को दिख रहा है? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं इसको, हल्का सा, हल्का सा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब लेबलिंग भी दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आते हैं फलोपियन ट्यूब, ये बना हमारा फलोपियन ट्यूब। इधर भी बनाएंगे फलोपियन ट्यूब, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पर होते हैं ओवरीज, थोड़ी अच्छी ओवरी बना लेते हैं, क्या जाता है अच्छा ओवरी बनाने में, है ना? वही तो मैम, अच्छी ओवरी बनाने में कुछ नहीं जाता है, कचड़ा डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे फलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, ये होते हैं फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं हम लोग फिम्बरी, ठीक है। अब अंदर में क्या है, तो आप जानते हो एंडोमेट्रियम है, लाइनिंग्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, ये ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पर भी एंडोमेट्रियम है, ठीक है। और ये हमारे वजाइना की लाइनिंग है। वजाइना की लाइनिंग कैसी होती है बच्चे, बहुत ही ज्यादा रियूजी प्रेजेंट है। रियूजी का मतलब क्या होता है, एकदम ज्यादा मुड़ा मुड़ा फोल्डेड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हाँ, तो अब हम लोग लेबलिंग करना शुरू करें, चलो करते हैं। क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस, इस्थमस। ये क्या है बच्चा, यहाँ पर दिस इज एम्प्यूला, एम्प्यूला। दिस इज इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। और ये क्या है, फिम्बरी, फिम्बरी। ये सभी को हम लोग मिलाकर क्या कह रहे हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब। या फिर क्या कहते हैं बच्चे इसको कहते हैं हम लोग ओविडक्ट, ओविडक्ट नीचे लिख दूं, चलो नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, दिस इज यूट्रस, so, क्या कह रहे हैं, यूट्रस। ये है, पहले तो हम लिख देते हैं ओवरी, ओवरी। ये है मीजोवेरियन लिगामेंट जिससे वो अटैच होता है, मीजोवेरियन लिगामेंट जिससे ओवरी अटैच होता है टू द यूट्रल वॉल। उसके बाद फिर यूट्रस है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस या यूटराइन कैविटी। कहाँ लिखूं मैं यूट्रस, यहाँ इस तरफ डाल देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, सबसे बाहर का लाइनिंग होती है हमारे पास पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इसके नीचे वाली लाइनिंग मीजोमेट्रियम, सॉरी मीजो नहीं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। उसके नीचे क्या है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। मीजोमेट्रियम मसल्स वाली लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल वाली लाइनिंग है। मन है तो लिख भी लेंगे। ये आउटर था, ये है मसल वाला, मस्क्यूलर लाइनिंग है, एंड दिस इज ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो। ये सब के सब क्या है, दीज ऑल आर यूटेराइन, यूटेराइन वॉल को हम कहते हैं यूट्राइन वॉल। और ये पूरा क्या है, ये है यूट्राइन कैविटी। इसको मैं यहाँ पर ही लेबल कर लेती हूँ,
यूट्राइन कैविटी में आपको यहाँ पे पतला सा कैनाल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, इसको क्या कह रहे हैं, सर्विक्स। और ये कैनाल को क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल। ठीक है बच्चा, थोड़ा देख लेना। उसके बाद फिर आते हैं, ये है वजाइना, वजाइना, एंड दिस इज वजाइनल ऑरिफिस। वजाइनल ऑरिफिस मतलब वजाइना का ओपनिंग। इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग फंडस, फंडस। और ये जो एरिया, दिस इज कॉल्ड एज यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। खत्म। और कुछ लेबल करना है क्या? और नहीं हो पाएगा, बस हो गया। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो और लिख लोगे। ये हम लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ अ ह्यूमन, लेबल द फॉलोइंग सेल्स इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल। द सेल्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल दैट डिवाइड बाय माइटोसिस। सबसे पहले तो सिंपल समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, पहली बात समझेंगे हम लोग कि इसमें हो क्या रहा है। हमें बनाना है एक सेमिनिफेरस टिब्यूल का क्रॉस सेक्शन, है ना, सेक्शनल व्यू बोल रहा है मतलब क्रॉस सेक्शन। हेडिंग डालते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। होप करो मैं इसी में घुसा दूं, हटा दूं सारा। ये हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर सर्टोली सेल्स। मेरा मन मैं ऐसा बनाऊं, आपका मन आप कुछ और बनाओ, ज्यादा मन की नहीं सुने, नहीं सॉरी सुने उल्टा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसमें क्या है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि ऐसे पूरे लाइन किए हुए हैं। हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल को लाइन किए हुए सेल्स है और कुछ बड़े बड़े सेल्स है। इन यही सेल्स है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल्स डिवाइड करके बना दिए हैं स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड डिवाइड नहीं करता, ग्रो करता है। ग्रो करके क्या बना रहा है, प्राइमरी oocyte, नॉट oocyte, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन गए हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फिर क्या करते हैं, इनमें होता है मियोसिस, और मियोसिस करके ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, ये फिर कलर ही नहीं बचा मेरे पास, बताओ तो। ये फिर क्या करते हैं, ये करते स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं यही आगे जाके डेवलप करते हैं और बनाते हैं स्पर्म। स्पर्म अपना मुंडी कहाँ घुसा लेता है, स्पर्म अपनी मुंडी जो है वो घुसा लेता है सर्टोली सेल्स के अंदर। दिख रहा है सभी को, स्पर्म अपनी मुंडी कहाँ घुसाया है, सर्टोली सेल्स के अंदर। ये हमारा सर्टोली सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या क्या है तो देखते हैं। This is called as seminiferous tubule, seminiferous tubule। ठीक है, इसके बाद ये क्या है बच्चा, ये है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को क्या कहते हैं, नर्स, नर्स सेल भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ये है हमारे पास जर्म सेल, जर्म सेल। जर्म सेल्स कितने हैं, 2n के होते हैं। इसके ऊपर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी 2n का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 2n का ही है। ये आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कितने हैं, ये n नंबर का है। फिर आता है स्पर्मेटिड, नेक्स्ट आता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी n नंबर का है, एंड दीज आर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये भी कितने हैं, n नंबर के। ठीक है, कोई दिक्कत?
ये हम लोगों ने बना लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका, नंबर 1 हो चुका। नंबर आते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर 1 ऐसा है, उसके नंबर 1 के ए नंबर, सेल दैट डिवाइड बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर। माइटोसिस करके डिवाइड कर रहा है ताकि अपना नंबर बढ़ाए। कौन सा सेल है बच्चे, कौन सा सेल है? स्पर्मैटोगोनिया, ठीक है, 2n का स्ट्रक्चर है। नंबर बी आते हैं हम लोग, सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस 1। कौन सा सेल मियोसिस 1 में गया है? प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कौन से अंडरगो है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 किया, 2n का स्ट्रक्चर था, मियोसिस 1 किया। बोल रहा है कौन सा सेल मियोसिस 2 किया है? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n नंबर का हो गया जो कि मियोसिस 2 किया। कहते हैं सेल दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस करने मतलब स्पर्म को यहाँ से बाहर निकालने में, उसको नरिशमेंट देने में क्या हेल्प कर रहा है? नंबर हो जाएगा डी, सेल्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, स्पर्मिएशन नहीं बोल रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा सेल कर रहा है? तो स्पर्मियोजेनेसिस करता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मतलब स्पर्म का जो शेप बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, वो कौन बना रहा है? स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं, ठीक है। कहता है मेंशन द रोल ऑफ लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहाँ है? तो वो भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर पाए जाते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल के पास है लेडिक सेल्स। तो यहाँ पे नंबर 2 आते हैं, फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। लेडिक सेल का क्या फंक्शन? इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ क्या चीज? प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन, अगर एंड्रोजन नहीं लिखे तो लिख सकते हो टेस्टोस्टेरोन। खत्म, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर खत्म, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। ये टेढ़ा मेढ़ा कहां से हो गया? मैच द फॉलोइंग, देखते हैं, मैच करते हैं। ये वाला आई गेस वहां का स्टोरेज ऑफ स्पर्म का पार्ट है। यस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म का ही पार्ट है ये, ठीक है। चलो कोई नहीं। पहला आता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, एपिडिडाइमिस। आपको जो पहले आता है वो पहले आप टिक कर लो, जो आपको पहले समझ में आ रहा है सही होगा वही टिक करेंगे। नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। चलो देखो, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? इपिडिडाइमिस में होता है। तो पहला तुमको मिल गया, ये नंबर 5 होगा। पहला मेरे को मिल गया, ये नंबर 5 होगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे टेस्टिस लिखा। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है, स्पर्मेटोगोनिया भी होता है टेस्टिस में, सर्टोली सेल भी होते हैं। तो इसको अभी अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कौन निकाल रहा है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन में, सोमैटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कौन सा, या टेस्टिस निकालेंगे, टेस्टिस तो है नहीं। ऑप्शन हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस नंबर 4। नेक्स्ट, नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म होगा। नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्टोली सेल, नर्स है तो नर्स तो करेंगी यहाँ पे नरिशमेंट। लास्ट जाइगोट, जाइगोट कौन बना रहा है बच्चे? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, क्या नहीं लिखा हमने? नंबर 1, तो टेस्टिस, स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस में, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा के 2 हार्मोन्स के नाम बताने हैं। नेम द टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा का कौन सा टाइप है? कौन से टाइम पर प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स बनते हैं? लिम्स मतलब हाथ पैर, डिजिट्स मतलब वो फिंगर्स और टोज। और नेम द हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन द पाचुरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला आंसर आता है हमारा नंबर ए। क्या है, कौन सा है? टू प्लेसेंटा के हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आर। 2 हार्मोन बता दो बच्चे प्लेसेंटा के, जिससे प्लेसेंटा से निकल रहा है। एक है
HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। लिख दूं क्या ये भी? इसको मैं लिख ही देती हूँ। नंबर 1 ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसको कहते हैं HCG, है ना। और क्या हार्मोन निकल रहा है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोट्रोपिन। लैक्टो है, लैक्ट्रो नहीं है, लैक्टोट्रोपिन, अंडर ब्रैकेट HPL। ठीक है, ये दो हार्मोन्स हो गए हमारे प्लासेंटा के। और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेरी हार्मोन भी आता है प्लासेंटा से। मने तो लिखो, नहीं मने मत लिखो। नंबर बी, नेम टू टाइप्स, सॉरी नेम द टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लासेंटा का क्या सा टाइप है? ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा कौन सा है? हीमो कोरियल। ओहो, थोड़ा दूर कर देते हैं। हीमो कोरियल, ठीक है। लाइन यहाँ पे खींच लो, कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। यहाँ का था। नेक्स्ट आते हैं नंबर, हमारा हो जाएगा सी। एट व्हाट टाइम, कब प्रेगनेंसी के किस टाइम पर डेवलपमेंट ऑफ लिम्स होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, पूरा लिखना बच्चे। लिम्स एंड डिजिट्स कब होता है? मैं लिख देती हूँ 8th वीक में, 8वें हफ्ते में, 8th वीक में होता है डेवलपमेंट। और लास्ट आते हैं नंबर डी, कह रहा है नेम द हार्मोन विच हेल्प्स इन पैचुरेशन। हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन पैचुरेशन में हेल्प करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैचुरेशन, मतलब डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन फीमेल का बॉडी नहीं निकाल पाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस नहीं होगा, बेबी आगे एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे केसेस में फीमेल जब नहीं एक्सपेल आउट कर पाती है तो उसको इंजेक्शन भी पड़ता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि वो पैचुरेशन में या फिर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो, पैचुरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया बच्चे? सारे के सारे क्वेश्चंस टैकल कर लिए। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का, होमवर्क लिखो फटाफट। मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे आपको लिखना है स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए आप ये वाला क्वेश्चन बनाकर मुझे कमेंट में जरूर दिखाओगे। ठीक है, और नहीं तो आप आ सकते हो हमारे सेंटर प्लाजा चौक रांची में इग्नाइट क्लासेस के नाम से, यहाँ भी मैं आपको हमेशा मिल जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने आज ये चैप्टर भी खत्म कर लिया। मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ, एक नए पीवाईक्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।